एक गांव में अमर नाम का एक आदमी हुआ करता था। अमर अपनी पुराने बाइक के पीछे वाली सीट पर एक छोटा सा ग्राइंडर लगाकर गली गली घूमते हुए, हाँ आटा पीस दे बाबू, आटा पीस दे, आपके घर पर आकर आपके ही आंखों के सामने पीस दे भाई, यूं पुकारते हुए जाता था। इस तरह उसे बुलाए हुए लोगों के घर जाता था। औरतें गेहूं, तिल, चावल इत्यादि वो ग्राइंडर के ऊपर वाले छोटे से डब्बे में डालते थे। अमर बाइक इंजन शुरू करता था। गाड़ी का पिछला पहिया घूमने लगता और नीचे एक पाइप से आटा बाहर आता था। अमर उस आटे को बर्तन में डालकर उन्हें देता था। फिर औरतें उसे पैसे देती थी। अमर के 3 बच्चे और पूनम नाम की पत्नी हुआ करती थी। अमर के कमाए हुए पैसे उनके तीनों समय खाना खाने के लिए भी कम पड़ जाते थे। कई बार अमर पूनम भूखे रहकर बच्चों का पेट भरते थे। एक दिन पूनम अमर से, ओ जी, आपका पुराना दोस्त अशोक हमारे गांव में एक बड़ा सा आटा मिल की दुकान लगाया हुआ है। अब तक हमारे गांव में आटा पीसने का मिल नहीं था, इसीलिए सब आपसे आटा पिसवाते थे। अब हम क्या करेंगे जी? पहले ही बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अब तो कहीं खाना भी नहीं दे पाएंगे। यूं सोचकर ही डर लगता है। तुम चिंता मत करो, मैं शायद उन्हें उज्जवल भविष्य तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन खाने पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़े तो मैं काम वाला बन जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों की देखभाल करूंगा। देखते हैं क्या होगा। वो अशोक जानबूझकर मुझ पर खुन्नस निकालने के लिए इस गांव में आटा मिल खोला हुआ है। खैर देखते हैं क्या होगा। उस दिन से अमर गली गली में बाइक पर ग्राइंडर लगाकर पुकारते हुए जाता था, लेकिन उसे कोई नहीं बुलाता था। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। अमर सोचा कि अब कोई फायदा नहीं है और बगल वाले गांव के लिए निकल गया। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। इतने में एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत अमर को रोकी। क्या हुआ दादी, इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़ दिए बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस गेहूं को जरा पीस कर देना बेटा, रोटी बनाकर खाऊंगी। ठीक है। वो एक परात में गेहूं लेकर उस चक्की के डब्बे में डाली। नीचे बैठा अमर वो आटा इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन को पकड़ा हुआ था। बस उस बर्तन में सोने के सिक्के आकर गिरे। अमर चकित रह गया। उठकर देखा तो वो बूढ़ी औरत एक राक्षस में बदल गई थी। अमर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश किया। रुको, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पेड़ के अंदर हमारे राक्षस की दुनिया है। हम इंसानों को अपना गुलाम बनाकर अंदर हमारे काम करवाते हैं, लेकिन हमारा एक नियम है, हम इंसानों को ऐसे ही नहीं लेकर जाते हैं। उन्हें खूब सारा पैसा देकर खरीदते हैं, वो भी अगर उन्हें मंजूर हो तो ही। तुम्हें मैं यूं 10 दिन तक सोने के सिक्के दूंगी। 11वें दिन तुम हमारे गुलाम बनकर हमारे दुनिया में आना होगा। अगर मंजूर हो तो ये सोना लेकर जाओ। अमर खुशी से, आप ठीक समय पर देवी की तरह आए हो माँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अमीर बनकर अच्छी जिंदगी जिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आप जो कहोगे वो करूंगा माँ। ठीक है, फिर 10 दिन तक हर दिन आकर गेहूं पीस कर यहाँ से सोना लेकर जाओ, लेकिन 11वें दिन तुम हमारे हो जाओगे। जाओ। अमर खुशी से वो सोने के सिक्के लेकर घर गया। पूनम वो देखकर चकित रह गई। ये कहां से आए जी? सवाल मत पूछो, समय नहीं है। 10 दिन तक मैं ये सोने के सिक्के लाया करूंगा। इनसे मिले पैसों से अच्छा घर बनवाओ, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाओ, बाकी के पैसे तुम चारों के नाम पर बैंक में जमा करवाओ। अब पूरी जिंदगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पूनम को अमर के कई शब्द समझ ही नहीं आए। इस तरह अमर हर दिन उस पेड़ के पास जाता था। वो राक्षस गेहूं को फिर से चक्की में डालती थी। अमर उस बर्तन में सोने के सिक्के इकट्ठा करता था। 10वें दिन अशोक ने ये सब एक पेड़ के पीछे से देखा। बाप रे अमर, सोना देने वाली राक्षस को ही अपने वश में कर लिया। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें, सोचा। 11वां दिन आ गया। अमर पूनम और बच्चों से, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से रहना। बच्चों, माँ का कहना मानकर अच्छे से पढ़ाई करना, समझे? क्या जी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो?
कहाँ जा रहे हो आप? आपकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, हिम्मत रखो। कहकर बाहर आया। देखा तो वहां उसका बाइक ही नहीं था। अमर उलझन में इधर उधर देखने लगा। इतने में अशोक मुंह पर नकाब डालकर अमर की ग्राइंडर बाइक पर उस पेड़ के पास गया। राक्षस उसे देखकर, ए, कौन हो तुम? वो नकाब क्यों पहना है? मैं ही हूँ माँ, अमर। रास्ते पर खूब धूल थी इसलिए नकाब पहनकर आया। जल्दी गेहूं डालकर मुझे सोने के सिक्के दे माँ। सोने के सिक्के क्या है रे? आज का दिन 11वां दिन है, भूल गए क्या? आज से मरने तक तुम हमारे गुलाम हो। चलो हमारी दुनिया में। तुरंत उस पेड़ पर दरवाजे खुल गए। अशोक बिना कुछ समझे दंग होकर देखने लगा। राक्षस उसे दरवाजे के अंदर ले गई, फिर दरवाजा गायब हो गया। इतने में अमर उस पेड़ के पास चलते हुए आया। वहां वो राक्षस उसे नजर नहीं आई। बहुत देर इंतजार करने के बाद चला गया। इस तरह अमर का परिवार उस गांव में बहुत अमीर बन गया था। एक गांव में मदनलाल नाम का एक बूढ़ा किसान हुआ करता था। मदनलाल के पास सिर्फ 1 एकड़ की जमीन थी। वो उतनी ही जमीन पर अपने बैल की मदद से खेती किया करता था। उसका कोई अपना नहीं था, इसीलिए मिले फसल को वो जरूरतमंद लोगों में बांट देता था। मदनलाल के खेत के बगल में ही चमनलाल नाम के आदमी के 100 एकड़ की जमीन थी। चमनलाल हमेशा मदनलाल से यही कहता रहता था, ये क्या चाचा, मैं यहाँ ट्रैक्टर और अग्रिम तकनीकों से खेती किया करता हूँ और आप हैं कि पुराने तकनीक पर अड़कर बैल से ही खेती कर रहे हैं। कम से कम जरूरी काम वालों को रखने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। मेरे इतनी खूबसूरत खेत के आगे आपका ये खेत चांद पर दाग जैसा नहीं लग रहा है? इसलिए आपका जमीन मुझे बेच दीजिए, कुछ पैसे भी दे दूंगा। बेटा, जिसके पास जितना है उतने में खुश होते हैं। सबके पास तुम्हारी तरह परदादा के दिए हुए जायदाद तो नहीं होते हैं ना बेटा। तो मेरे पास जितना है उतने में मैं काम चला लेता हूँ। मेरे बारे में सोचना छोड़ो और अपने कोई दूसरे काम पर ध्यान दो। ये बुढ़े के पास कौड़ी भर का पैसा नहीं है, लेकिन घमंड कूट कूट के भरा है। कुछ तो करना होगा, सोचा। एक दिन चमनलाल मदनलाल के बैल को लेकर चला गया। अपना बैल नहीं मिलने की वजह से मदनलाल घबरा गया। अगले दिन चमनलाल खेत के पास आकर देखा तो मदनलाल खुद ही कुल्हाड़ी लेकर खेती कर रहा था। अरे बुढ़े, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसे खेती करते रहोगे। कुछ दिनों में ही तुम्हारा ऊपर जाना निश्चित है और तुम्हारा यह खेत मेरा होना भी निश्चित है, सोचा। एक दिन मदनलाल खेत का काम निपटाकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो बहुत थक गया था। इतने में उसे रास्ते पर एक बड़ा सा अंडा दिखाई दिया। इतना बड़ा अंडा है तो जरूर कोई जंगली पक्षी का होगा, सोचा। इतने में एक हाथी का झुंड उस तरफ से आ रहा था। मदनलाल हाथियों को आते हुए देखकर, अरे अगर हाथियों ने इसे कुचल दिया तो इसकी माँ कितनी दुख होगी, सोचकर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंडे को उठाया। उसे एक पेड़ के नीचे रखा। वो हाथी वहां से निकल गए। इतने में वो अंडा देने वाली मुर्गी माँ वहां आई। अंडे से भी बहुत ज्यादा विशाल मुर्गी को देखकर मदनलाल हैरान रह गया। क्यों चाचा, यूं चकित होकर देख रहे हो? मैं मुर्गी ही हूँ, लेकिन मैं एक मायावी मुर्गी हूँ। तुमने मानवता निभाते हुए मेरे अंडे को बचाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे सारे समस्या के बारे में मैं जान गई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मदनलाल उस मुर्गी को नमस्कार किया। अगले दिन मदनलाल उस मुर्गी को कुल्हाड़ी से जोड़ दिया। उसने फिर खेती करना शुरू कर दिया। वो जब खेती कर रही थी
तो बाकी के किसान चकित होकर देख रहे थे। फिर वो मुर्गी अपने चोंच से बीज लेकर जमीन में बोने लगी। वो पूरे खेत में यूं बीज बो दी। कुछ देर बाद उस खेत में से मकाई के पौधे निकलने लगे। सब देखकर हैरान रह गए। मदन लाल तुरंत उन मकाई के टाई को निकालकर बैलगाड़ी में चढ़ाया। चाचा, कल फिर से बीज तैयार करके रखना, मैं आकर फिर खेती करूंगी, कहकर चली गई। इस तरह वो मुर्गी हर दिन आकर खेती करती थी, फिर बीज भी बोती थी। तुरंत वहां मकाई के फसल उग जाते थे। मदन लाल उन्हें बैलगाड़ी में डालकर बेचने निकलता था। ये सब देख रहा चमन लाल जलन से आग बबूला हो जाता था। इस तरह हर दिन अच्छी फसल उगने से मदन लाल कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लिया। वो गांव में एक अनाथ आश्रम भी बनवाया। एक दिन चमन लाल, ऐसे नहीं चलेगा, उस मायावी मुर्गी को किसी भी तरह अपने वश में करना होगा, वरना ये बुढ़ा दान करते करते जल्दी मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, सोचा। तुरंत चमन लाल उस मुर्गी के पास गया। माँ मायावी मुर्गी, ये बुढ़े के पास रहकर तुम्हें क्या फायदा होगा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काजू बादाम खिलाकर और बड़ा करा दूंगा। आओ माँ। रे मूर्ख, मैं मायावी मुर्गी हूँ रे, मुझे ही रिश्वत देने की सोच रहे हो? वो इतने अच्छे काम कर रहा है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। तुम्हारे जैसे पापियों की मैं कभी मदद नहीं करूँगी। चमन लाल को बहुत गुस्सा आया अपने आदमियों से। रे, इस मुर्गी को कुचलकर पूरे गांव में चिकन बिरयानी खिलाओ। वो मुर्गी तुरंत उसके सर पर टपीम करके दे मारी। बस, फिर चमन लाल कोमा में चले गया।